ये कौन सा किला हो गया आपका? मेहरान। कौन सा किला? आगे लिखो जूनागढ़। जूनागढ़। बीकानेर में कोस्टल बीकानेर लिख लो। जूनागढ़ बीकानेर। मैंने बताया भी था बीकानेर में एक राजा हुआ राय सिंह। राय सिंह ने करमचंद की देखरेख में किले का निर्माण करवाया, बताया था। एक लाइन लिख लो। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बीकानेर महाराजा राय सिंह बिल्ट इट। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बीकानेर महाराजा राय सिंह बिल्ट इट। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बीकानेर महाराजा राय सिंह बिल्ट इट। किसने निर्माण करवाया? बीकानेर महाराजा राय सिंह। कौन से किले का? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। अब देखो बीकानेर में न तो पहाड़, तो पहाड़ के किनारे बन नहीं सकता, न नदियां, तो नदियों के किनारे भी नहीं बन सकता, एकदम जमीन पे बना हुआ। और जमीन पे जब भी कोई किला बनेगा तो आयताकार ही होगा। कोई मकान होता जाता रेक्टेंगल शेप ही होता है। पहाड़ पे तो जैसा पहाड़ का शेप होगा वैसा किला बनाना पड़ेगा। पहाड़ यदि त्रिभुज का है तो कैसा बनाना पड़ेगा? त्रिभुज का। पहाड़ यदि अंडे जैसा है तो किला भी कैसा हो जाएगा? अंडा का। तो यहाँ पे जमीन की शेप जो जमीन पे कैसे बना लो, तो जमीन पे ज्यादातर होंगे चतुर्भुज आकृति में बने। किस आकृति में? तो ये किला कौन सी आकृति में बना हुआ है? तो देखो यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन रेक्टेंगल शेप। आयत का दो चतुर्भुज का एक ही बात। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन रेक्टेंगल शेप। यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। कैसे आकृति में बना हुआ है? अब एकदम जमीन पे बनाया। पहाड़ पे किले क्यों बनाते हैं? ऊंचे होंगे, ऊंचे होंगे जल्दी से दुश्मन हमला नहीं कर। अभी के अंदर में पहाड़ ही नहीं था तो जमीन पे बनाना पड़ेगा। जमीन पे बनाओगे तो हमला कर देगा, तो क्या करोगे? तो चारों तरफ खाई खोद दी। चारों तरफ क्या खोद दी? तो ये किला कैसा किला हो गया? पारी। यह किला पारीख दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ पारीख फोर्ट। यह किला पारीख दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ पारीख फोर्ट। यह किला पारीख दुर्ग का उदाहरण है। क्योंकि इसके चारों तरफ क्या खुदी हो भाई? खाई, ट्रेंच ट्रेंच बनी हुई, चारों तरफ खाई खुदी हुई, इसलिए कैसा उदाहरण हो गया? अब एकदम जमीन पे बना हुआ, फिर क्या तारीफ की जाए? अपनी तारीफ तो करनी थी, आपकी मन डाकण कुण गए, तो फिर लिखा गया जमीन का जेवर। क्या लिखा गया? कि अजाब ऐसा लगता है जमीन ने क्या पहन रखे हो? आभूषण पहन रखे। लिखो अन्य नाम, अदर नेम, अन्य नाम बराबर लिखो जमीन का जेवर। ऑर्नामेंट ऑफ लैंड, जमीन का जेवर। तो कौन से किले को जमीन का जेवर कहते थे? कौन से किले को? अरे जहां पे ये किला बनाया गया था वहां की मिट्टी थोड़ी लाल लाल रंग की मिट्टी थी, इसलिए जगह का नाम ही था राती घाटी। क्या नाम था? तो अपने पता है राती घाटी का युद्ध पढ़ा हमने, तो इसके लिए नाम पड़ गया राती घाटी का किला। लिख लो राती घाटी किला, राती घाटी फोर्ट। राता राता मतलब लाल रंग को कहते हैं ना, राती घाटी फोर्ट। बताया था मैंने कामरान और जेतसी के बीच में राती घाटी किला। बुक बताई थी एक, बिट्टू सुधा की बुक बताई थी, राव जेत सिरोचंद, है ना। राव जेत सिरोचंद से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है, राती घाटी युद्ध की। तो मैंने तभी बताया था कि लाल बजरी नहीं होती, बजरी, तो लाल बजरी जैसी मिट्टी हुआ करती इस जगह, वहां पर युद्ध हुआ, इसलिए नाम क्या पड़ गया? राती घाटी का। वहां पर बाद में किला बना लिया, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? राती घाटी का। इमारतें लिख लो। जैसलमेर वाले किले में कितनी बुर्जें बनी हुई है? इसमें 37 है। अनूप सिंह ने महल बनाया इसलिए नाम हो गया अनूप महल। गंगा सिंह ने बनाया इसलिए नाम हो गया गंगा विलास महल। एक हर मंदिर महल ही है, मंदिर तो वही बोलते हैं अपने यहां। और ये अपने राजस्थान का वो किला, इसमें लिफ्ट लगी हुई है। तो गंगा सिंह राजा थे, गंगा सिंह अंग्रेजों के खास थे, तो वहां लंदन जाके आते थे, तो वहां से क्या लेके आगे? लिफ्ट। या अंग्रेजों को कह दिया होगा कि मुझको भी तू, तो उन्होंने करा दिया कि कौन से किले के अंदर लिफ्ट लगी हुई राजस्थान में? तो कौन से किले में लगी हुई है? जूनागढ़ का। तो याद रख लेना थोड़ा। तो कौन से कितनी बुर्जें बनी हुई है? 37। अनूप सिंह का महल, अनूप महल, गंगा सिंह का महल। ये जो हर मंदिर है ना, यहाँ पे राजाओं का रास्ते लग करते। जोधपुर वाले राजाओं का रास्ते लग श्रृंगार चौकी पे, और इनका कहां पे किया जाता था? हर मंदिर। लिख लो राजाओं का रास्ते लग किया जाता था। कोरोनेशन ऑफ किंग्स, कोरोनेशन ऑफ किंग वाज कंडक्टेड। हर मंदिर, हर मंदिर के आगे लिख लो राजाओं का रास्ते लग करते थे। लालगढ़ इसको नहीं कहते, लालगढ़ एक अलग महल है, जब हम महल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जूनागढ़ किला है, लालगढ़ क्या है कि महल। एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या आया क्वेश्चन? लालगढ़ किला किसको कहते हैं? तो बीकानेर के चक्कर में कह दिया कि भाई लालगढ़ बीकानेर के अंदर, जूनागढ़ भी बीकानेर में। और अपने पेपर बनाते हैं ढंग के बुंगल लोग हैं, है ना। मैं आजकल मेरा कई बार यूं जीव करता है यार इनके खिलाफ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं ढंग की, और मैं इनको बताऊं कि यार तुम इतना झूठ झूठ कैसे बोल सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कैसे बता सकते हो? जो तुम्हारे जी में है वो तुमने झूठ क्वेश्चन पूछ पूछ के इतनी गलत बातें स्टैब्लिश कर दी जिसकी हद नहीं। एक तो वो जो 10वीं 12वीं किताबें हैं वो इतनी मूर्खों की लिखी हुई हद नहीं है, वो कुछ ही लिख गए उनके अंदर, जो इधर उधर की फर्जी फर्जी बातें थी वो लिख गए। फिर टावर मेरी छाती पे मूंग डलते हैं। और मेरे ये कभी नहीं समझ में आया कि मैं लिखवाता हूं विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा गया, लिखवा है उस किताब में लिखा हुआ है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, नहीं है वो उसमें, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ही है। फिर कोई बच्चा कहता है कि सर आपके बुढ़ापा है आजकल, या तो आपकी कुछ रहता नहीं है, और आपने लिखवाया था कि हमीर को विषम घाटी पंचानन किस में लिखा गया है? कुंभलगढ़, और ये सर कुंभलगढ़ में नहीं है। तो मैं वापस कहता हूं कि नहीं कीर्ति स्तंभ कुंभलगढ़ में ही है। तुमने क्या पढ़ा? तो कहता नहीं सर मैंने पढ़ा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। नहीं नहीं, कुंभलगढ़ याद करना है, कुंभलगढ़ में। सर मैंने बुक में पढ़ा है, तो वो गलत है, मैं सही हूं। सर 10th वाली बुक में पढ़ा है, तो वो भी गलत है। फिर कहता है एनसीईआरटी में पढ़ा है। मैं पहले अपने सेंटेंस को करेक्ट कर, राजस्थान में एनसीईआरटी चलती नहीं है, वो आरबीएससी की बुक है। वो किसकी बुक है? पहले तो प्लीज इसको बोलना सही कर कि मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है, वो बुक आरबीएससी की है। तो ये बोल मैंने आरबीएससी की बुक में पढ़ा है। हाँ सर जो भी है उससे क्या फर्क पड़ता है, और उसमें जो लिखा है उसमें गलत है सर, पर वो ऑथेंटिक है। ये ऑथेंटिसिटी किसने दी? ये कौन जारी करता है प्रमाण पत्र?
कि ऑथेंटिक है नहीं है? कौन जारी करता है प्रमाण पत्र? उस किताब में लिखा वो वर्मा जी का वाक्य है, खूब सारी गलतियां उनमें, धाक की गलतियां हैं, प्लीज उनको तो ऑथेंटिक मानना बंद कीजिए। और ये भी भगवान जाने किसने कहा कि उनमें जो दिया हुआ आरपीसी उसको आंसर मानती है। मैं तो ये भी नहीं समझ में आया कि ये कौन लेके आया मार्केट में कि उसमें जो लिखा हुआ है उसको आरपीसी बाद में आंसर मान लेगी। उसमें गलत है तो बाद में आरपीसी गलत माने? उसके अंदर कहीं तो जिलों तक के नाम गलत है, साफ साफ जो जगह करौली में उसमें सवाई माधोपुर लिखी हुई है, क्योंकि वो किताब कोई बहुत पुरानी किताब है, उनकी कॉपी पेस्ट मार रहे हैं अपने वाले, करौली जिला ही नहीं हुआ करता तब की वो किताब है, और उसमें किसी ने कॉपी पेस्ट करके वापस वो जगह सवाई माधोपुर में पड़ती थी, बाद में करौली बन गया तो करौली में चली गई, अभी तक उसको सवाई माधोपुर लिख रहे हैं। तो बाद में तुम ये कहोगे कि वो ये उस किताब में तो ये भी लिखा हुआ कि सांगा की मृत्यु बसुआ में भी, सांगा की मृत्यु किसमें भी, उस किताब में ये भी लिखा हुआ कि मेहाजी मंगलिया जो थे जैसलमेर के राणा देव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, लेकिन उन दोनों में अंतर है पता नहीं कितने सालों का। तो वो धाप की गलत किताब है, और ये किसी ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया कि उनके अंदर जो लिखा वो गलत है, उनके अंदर लिखा वो सही है और बाकी जो लिखा वो क्या है गलत। इसलिए इतना इनका लोड लेने की अपनी कोई भी आवश्यकता, आपने जो बातें नोट्स में लिखी हुई है ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये 10 जगह से क्रॉस चेक की हुई है। मैंने कभी गलत भी लिखवा दिया होगा तो आप में से किसी बच्चे ने आता होगा सर ये थोड़ा वापस देखना एक बार, मैंने वापस चेक किया होगा, आपने वापस चेक किया होगा, इसलिए इनमें ज्यादा अच्छी संभावना है। और फिर ये तो मेरे कभी नहीं समझ में आया कि स्टूडेंट ऐसा क्यों मानता है कि मेरी वो किताब नहीं पढ़ी हुई। भाई पूरी दुनिया उस किताब को पढ़ रही है और मैं नहीं पढ़ता, मुझे नहीं पता उसमें कीर्ति स्तंभ लिखा हुआ है, कुंभलगढ़ लिखा हुआ है, मैंने भी तो पढ़ा ही होगा, पढ़ने के बाद ही मुझे लगा कि नहीं यार गलत लिख दिया इसमें इफेक्ट, और ये कीर्ति स्तंभ नहीं, ये कौन सी आपने कुंभलगढ़ वाली, इसलिए सोच विचार के मैं लिखवाता हूँ कुंभलगढ़। मैं भी जानता हूँ किताब आगे कहेगा, पर मुझे बाद में तरह जिसपे होता है कि स्टूडेंट को उस किताब पर भरोसा है, मेरे पर नहीं है। मुझे लगता है मैं कितने साल और पढ़ा लूंगा जब ये मेरे पर भरोसा आ जाएगा और ये आएगा कि नहीं भाई सर ने लिखवाया तो फिर सही लिखवाया होगा, वो कम से कम 1 मिनट के लिए तो माने यार सर ने कुछ सोच समझ के लिखवाया होगा, तो मैं सर को ये कह दूं कि सर ये देखो ये चेक कर लेना सर, ऐसा लगता है ये आपको नहीं लगता ऐसा, वो साफ साफ मेरे मुंह पे आके कहता है सर आपने गलत लिखवाया। तो सही की परिभाषा क्या होनी चाहिए, कब ये लगने लग जाएगा कि मैं सही लिखवा रहा हूं और उस किताब में जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, या स्टूडेंट को उस किताब के ऊपर क्यों वो नहीं होता, डाउट क्यों नहीं होता यार इस किताब वाले ने गलत लिख दिया होगा है? मैं किताब लिखूं, मेरी किताब मार्केट में आती है और उसमें है कुंभलगढ़, इंग्लिश मीडियम में हो रही है बाकायदा, हिंदी में अंग्रेजी में हो रही है भाई। पर मैं फिर कहूं आपको अपने में कई चीजों के प्रति इतनी भ्रांतियां हैं, मेरे को कोई पूछता है सर आपकी बुक आती है क्या, मैं पुनः उसको कहता हूं कि नहीं गाइड आती है। क्या आती है? गाइड आती है। बुक बहुत अलग चीज होती है, बुक हमेशा खुद के रिसर्च के आधार पर लिखी जाती है, मैं कोई रिसर्च करूंगा, मैं मेरे पॉइंट्स उसके अंदर लिखूंगा, वो बुक होगी। अब वो जो कोई है वो गाइड है, जो मैंने 10 किताबें इधर उधर से पढ़ के लिख ली, 10 किताबों में अच्छी अच्छी बातें छाट के उसके अंदर लिख दी, मैंने शायद इतने दिनों के पढ़ाते मेरे कभी मुझसे लिखना भी नहीं होगा कि ये गाइड आती है वो खरीद लेना, मैं कभी स्टूडेंट को नहीं कहता कि वो गाइड मार्केट में खरीद लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं लिखवा रहा हूं ये काम की चीज है, तो सर वो गाइड क्यों लिखी, वो उनके लिए जो मेरे से नहीं पढ़ सकते, जो नहीं पढ़ सके उनके लिए। कोई नहीं आ सके स्प्रिंग बोर्ड, कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसको लेकर स्प्रिंग बोर्ड में गया नहीं, मेरे पास तो नोट्स ही नहीं, मैं कहां से पढ़ूं गाइड लेके पढ़े, उसके लिए मैं आपको तो क्यों बताऊंगी को गाइड और खरीद लेना, जब मेरा कभी जमीर नहीं मान पाता इस बात के लिए कि मैं नोट्स लिखवा दूं और बाद में कहूंगी नहीं ये तो मैंने गलत लिखवाया है, अब तुम मेरी बुक और पढ़ना, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता अपने आप में। तो वो मेरे अभी तक भी ये यूं है कि यार कितने सालों के अंदर ये लोग ऐसा मानने लग जाएंगे कि नहीं यार ये बुक गलत हो सकती है और ये वाला मामला एकदम सही हो सकता है। कितने 5 है? क्या बोल रहे हो? आज से 40 शादी करने का और उससे पहले कोई चांस नहीं है, फिर तो मैं ब्याह कर ही लेता हूं। यदि इससे मेरे को ऑथेंटिसिटी मिलती है तो कर लिया जाए, वरना क्या होता मेरा मूड था क्या ही करेंगे करके। पर यदि इससे भी मान लिया भाई वो साफ साफ स्टूडेंट आ गया सर आपने गलत लिखवाया, कैसे लिखवाया होगा सर ने गलत, मैंने यार कुछ तो पढ़ाई होगा तब जाके लिखवा पाया होगा वो चीज। हो सकता है कि भाई चीजें मिस मैनेज हो जाए, इधर वाली इधर लिखवा दी, संभावना खूब सारी रहती है कि कोई आदमी ये कहे कि मैंने जो लिखवा दिया लोहे की लकीर है, ऐसा तो हो नहीं सकता, हो जाता चीजें। पर फिर भी मैं यदि उस फैक्ट को विश्वास के साथ लिखवा रहा हूं तो मेरे वाला ज्यादा करेक्ट होने की संभावना है, वो वाला संभावना है कि उसको बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। वो तो मेरे को अभी अपने राजस्थानी के इतिहासकार है आईदान सिंह, राजस्थानी भाषा के अंदर लिखते थे, हिंदी के लिखते हैं राजस्थानी लिखते हैं। मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में था 2-3 महीने पहले, उसमें मुझे वो मिल गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वो बातचीत हुई, मैं सर मैं वहां पढ़ाता हूं, इस प्रकार से बात हुई, तो मैं यार तुम हिस्ट्री पढ़ाते हो तुम इतनी गलत गलत बातें कैसे लिखवा देते हो रे, कैसे क्या लिखवा दिया तुम, कैसे लिखवा देते हो कि मेहाजी मंगलिया राणा देव भाटी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, 10th क्लास वाली बुक में लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार ने लिख रखा है बाकायदा। तो यार सरकार झूठी है, तुम भी झूठे हो, मेरे तुम बच्चों को झूठ झूठ पढ़ाते रहोगे, तुम पता भी इनके बीच में कितना अंतर है। तो मैं ढंग से जानता हूं, मुझे पता है कि आदमी वो नहीं है, और जिस अपने एक बंदे ने किताब लिखी उसने गलती से बात लिख दी और बाद में अपनी सारी किताबें कॉपी पेस्ट है, इसलिए सबने वो गलतियां वैसे वैसे करते रहे, उनके अंदर कोई भी सुधार करने का प्रयास है तो उन्होंने मुझे खूब डायलॉग दिए, अरे आप तो समझो रहे, तुम तो कम से कम बच्चों को सही बताया करो यार ये ऐसी बात नहीं है, एक ने किसी ने गलती कर दी तो उस मूर्खता को सारे करते रहेंगे, बात तो सर सही है, आपको मूर्खता तो नहीं की जानी चाहिए। तो मैंने इस बार आपको नहीं लिखवाया कि मेहाजी मंगलिया राणा देव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। अपने साथ दिक्कत भयंकर ये भी, अपने राजस्थान का इतिहास जिन लोगों ने बाद में 10वीं 12वीं की किताबें लिखी, इनमें ज्यादातर लोग तो राजस्थान के नहीं थे, यूपी वाले लिख गए। शुरू में अपने यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह ज्यादातर बाहर से आए हुए थे और उन प्रोफेसरों ने किताबें लिखी, वो इस बात को जानते ही नहीं थे कि होता क्या है। हड़बुजी सांकला के पिताजी का नाम था मेहराज सांकला, पिताजी का नाम क्या था, उनकी मृत्यु हुई थी किसी युद्ध में, वो उसको मेहाजी मंगलिया का पिताजी बता गए, कहां से किधर का किधर जोड़ दिया वही नहीं पता। इतने ब्लंडर किए इन किताबों में और बाद में कोई इनको सुधारने का प्रयास नहीं करता, और सरकारें और लिखवाती है, इनमें तो और इतनी गलतियां होती जिसकी हद नहीं। कल मेरे कोई बच्चा शामिल क्लास में वापस कर रहा था, अपने साफ साफ पढ़ते हैं कि गोहिल ने 566 ईस्वी के अंदर गोहिल राज्य की स्थापना की, 6ठी क्लास की बुक में लिखा 7वीं शताब्दी में की, अभी 7वीं शताब्दी में की तब तो 500 में तो हो नहीं सकती, फिर तो 600 समथिंग कुछ होना चाहिए, और मेरे को सर आपने गलत लिखवाया।
नहीं लिखवाया गलत, अरे सर छठी क्लास की बुक में है। तो ये कैसे माना जाए कि छठी वाली सही और अपने गलत है? इसका क्या पैमाना है? तो साहब यार सामोली वाला अभिलेख 646 का है, और सामोली वाले अभिलेख के 5 पीढ़ी पहले गोहिल हो गया था, तो गोहिल 5वीं में तो अपने आप ही, उसमें 500 समथिंग में तो अपने आप ही चला गया, तो शताब्दी कौन सी आ गई? छठी। फिर सिंपल सा बात बताऊं, ये जो किताबें लिखी जाती है 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये उन्हीं बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। छठी क्लास की किताब छठी क्लास के बच्चे के लिए है, उस बच्चे को समझाने के लिए जिस सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में बुक लिखी गई है, इसलिए उसमें गलतियां खूब सारी। किसी ध्यान, उनका उद्देश्य था कि बच्चे को इस तरह की मोटी मोटी सी बातें पता चले, सही और गलत का वहां पे कोई तरीका नहीं है, इसलिए कम से कम वो तो मत ही पढ़ा कीजिए। ये मुझे यदि कभी फंडा नहीं समझ में, मैं ये पूरा एकदम वो आउट ऑफ टेक्स्ट जाके बोलता हूं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। ये भारत में बहुत गलत परंपरा पड़ी कि जो भी कोई कहता है कि मुझे सिविल की तैयारी करनी है, उसको सबसे पहले कोई आता है कि एनसीईआरटी पढ़। ये इसलिए कहा जाता था पहले क्योंकि पहले कोचिंग नहीं थी, पहले बुक्स नहीं मिला करती थी, पहले नोट्स नहीं मिला करते थे। अब मान लो आपके पास कोचिंग भी नहीं है, आपके पास नोट्स भी नहीं है, आपके पास बुक भी नहीं है, अब कहां से शुरू करोगे पढ़ना? कोई ना कोई तो बेस होना चाहिए, कहीं ना कहीं सिंपल तरीके से तो शुरू करें। तो सिंपल तरीका क्या होना चाहिए? किसी ने कहा एनसीईआरटी पढ़ ले, और वो ऐसा पढ़ा आप पीछे चीजें कि एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले। अब स्टूडेंट नोट्स पढ़ लेता है, बुक पढ़ लेता है, उसके बाद अभी उसको एनसीईआरटी और पढ़नी है। अरे अब नोट्स उस एनसीईआरटी से भी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में है, इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर एनसीईआरटी तो है नहीं तुम्हारी। उससे सिंपल एक राजा उसके काम, दूसरा राजा उसके काम, सारे काम एक साथ, सब चीजें एक साथ मैनेज की हुई, समायोजित की हुई चीजें। इससे अच्छा और क्या होगा? कौन सी बुक में या कौन सी एनसीईआरटी के अंदर इस प्रकार की चीजें मिलेगी जो नोट्स में होती है आपके किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स में? इकोनॉमी आप पढ़ रहे हो और मुझे बता दो कि भारत में एक ऐसी इकोनॉमी की बुक लिख दी गई जो विदेश वाले नोट से ज्यादा अच्छी है। पूरे भारत में इकोनॉमी की बुक बता दीजिए कि इकोनॉमी की सर वो बुक आती है और वो बुक हमारे नोट से अच्छी है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम धाप के आलसी हैं, वरना विजय सर वाले नोट्स को यदि एज इकोनॉमी की बुक उतार दिया जाए तो भारत की बेस्ट सेलर बने। कि भारत में इकोनॉमी की बुक ही नहीं है कोई। हम जब पढ़ा करते शुरू में हम दिलीप सर को पूछते, सर पढ़ाते इकोनॉमी बुक सर आती नहीं है, पर फिर भी माता खाते कि नहीं सर बुक बताओ, सर बुक बताओ। तो बाद में कहते चलो ठीक है, रमेश सिंह ले आना, दत्त एंड सुंदरम लेके आना। वो फर्जी वहियात किताबें हैं, आप एक सेंटेंस नहीं समझ पाओ उससे कि क्या लिख रखा है, जबकि आपने नोट्स कितने सिंपल लैंग्वेज में। उनके में तो ये नहीं समझ में है रेपो रेट कौन सी, रिवर्स रेपो कौन सी है, और यहाँ पूरा उस कंसेप्ट को समझ लेते हो। यार रेपो ये होती है, रिवर्स रेपो होती है, बैंक रेट होती है, एमएसएफ होती है, कॉल रेट होती है, रेफरेंस रेट होती है, आपको सब कुछ क्लियर रहता है। और वो किताब पढ़ने के बाद मुझे बता दो उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है कौन सी, मैं परिभाषा बता दूं, उसके बाद आपको अंतर बता दो। इतने क्लिष्ट तरीके से लिखी होती है जिसकी कोई हद ही नहीं है, इसलिए नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। इसलिए इनके अलावा बाकी जगह माथापच्ची नहीं करनी। छठी क्लास स्टूडेंट के बाद मुझे उन पे हंसी आती है, तो साइंस तो एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए ना, साइंस तो सर समझ में नहीं आएगी, फिर वो छठी क्लास की एनसीईआरटी लाता है, फिर छठी क्लास की एनसीईआरटी में लिखा होता है आओ बच्चों एक प्रयोग करते हैं। गमले में लगा एक पौधा लीजिए तथा उस पौधे पर एक पॉलीथीन बांध दीजिए। अब इस पौधे को कमरे के अंदर रख दीजिए। 3 दिन बाद जब आप पौधा देखते हो तो आप क्या देखेंगे कि पौधे की पत्तियां सूख चुकी है। बच्चों बताओ पौधे की पत्तियां क्यों सूख गई? क्योंकि पौधे को सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त नहीं हुआ? अर्थात पौधा सूर्य के प्रकाश की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे क्लोरोफिल का निर्माण करता है, उसे पौधे की पत्तियां हरी रहती है। बच्चों हमने जाना कि किसी भी पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। अब इस प्रयोग को अपने साथियों के साथ कीजिए तथा क्लास में भी दोहराइए। ये वाली 2 लाइनें, इससे जो आपने निष्कर्ष निकाला, ये जहां कहीं आपने पौधा पढ़ा होगा उसकी शुरुआत वाली 2 लाइनें हैं। आपके नोट्स में सबसे पहले लिखवाया हुआ होगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ये पौधा करता है। ये सिंपल सी नोट्स में लैंग्वेज है, पर स्टूडेंट को नोट्स नहीं पढ़ने। अब उसको छठी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है जिसमें आओ बच्चों प्रयोग करें। क्या तुमने एक मनुष्य को देखा है? क्या तुम्हें पता है उसके 2 हाथ तथा 2 पैर तथा ये पढ़ता है? तो प्लीज वो तो मत ही पढ़ा कीजिए। मैंने तो ऑनलाइन वाली क्लासेस चलती, तो मैंने बच्चों को फटकारा, तुम ये एनसीईआरटी कैसे पढ़ सकते हो? वही नोट्स पढ़ने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम कोचिंग लेना बंद करो, तुम नोट्स पढ़ना बंद करो, तुम बुक पढ़ना बंद करो, तुम एनसीईआरटी से तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो बेस है, वहां से तैयारी हो जाएगी। पर इनको पढ़ने के बाद कौन पढ़ता है? उनको डिग्रेडेशन किस बंदे का होता है? बंदा प्रमोट करता है अपने आप को, तुम डिमोट करते हो कि हमें ढंग की चीज पढ़ ली, अब जाके वापस दूर खाएंगे वहां, और वो वाली पढ़ेंगे बाद में। किसी ने वो कट करके और लगा दिया। मुझे लगता है ये एकमात्र स्प्रिंग बोर्ड है भारत के अंदर जिसमें हम कहते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, वरना भारत में हर कोई आदमी ये कहेगा, क्योंकि लोग धारा के विपरीत नहीं तो बोलना चाहते ना चलना चाहते हैं। हर कोई आदमी कहेगा कि वो पढ़ना है। वो कोई वीडियो वायरल हुआ, उसके नीचे लोगों के धोबे भर गालियां थी, तेरे जैसे लोगों को क्या पता एनसीईआरटी की कीमत क्या होती है। मैं कीमत तो 17 रुपए है, मैं जानता हूं उनकी। 227 रुपए में सारी एनसीईआरटी मिलती है, लाइव है मेरी भी, क्या कीमत है उनकी। तो अपने लोड नहीं लेना इससे। तो ध्यान रखा करो उन किताबों का, उनको जब भी पढ़ो, इसलिए हमेशा दिमाग के तंतु इतने खुले रखने कि सही क्या और गलत क्या उसका भेद खुद कर सको। तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जब तक आपको सही और गलत के अंदर खुद को भेद ना करना है। भले कोई मैं कहूं, भले कोई एनसीईआरटी कहे, भले कोई फलान जी कहे, भले ब्रह्मा जी कहे, आपका स्व विवेक अपने आप बता देगा थोड़े दिनों में पढ़ने पे कि क्या चीजें सही और क्या चीजें गलत। इसलिए पढ़ा कीजिए, यूं बनी बनाई चीजों पे मत रहा कीजिए। और सिविल वाली तैयारी है तंतु ही खोलती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार 3rd ग्रेड वाले टीचर की जो तैयारी करता है स्टूडेंट, उसकी राजस्थान जी के मेरे से भी अच्छी हो जाती है। यार मेरे को तो चीजें आती नहीं, वो 3rd ग्रेड मार्क्स साहब वाले जो होते हैं वो भगवान ने क्या क्या पढ़ लेते हैं। ऊंची चोटी कौन सी है, गहरा कुआं कौन सा है, कितना ऊंचा पठार, कितना नीचा, सूर्य की पहली किरण कहां पड़ती है, ज्यादा किरण। ये कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, मार साहब जितनी तैयारी करते हैं उन सब बच्चों के पढ़ावा रहता है। पर उनको ये चीजें ऐसी क्यों है, इनके पीछे कुछ भी लॉजिक नहीं पता होते। हम सिविल की तैयारी करने वालों को, हम आरएसआईएस की तैयारी करने वालों के पास में ये बेनिफिट हमेशा रहता है कि हम ये भले 2 चीजें कम जाने कि ये क्या है, पर हम ये जानते हैं ये क्यों है। इतिहास का उद्देश्य कब और कहां नहीं है, इतिहास का उद्देश्य उसके पीछे निहित शक्तियों का पता करना है। वो यदि आपके दिमाग में नहीं घुसती है तब तक तो फिर यार केवल फैक्चुअल ज्ञान है, फैक्ट लेके घूमते रहते हैं अपने चीजों को, बस कि भाई ये रख लिया, ये इतना 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 इतना। इसलिए बाद में सवाल थोड़ा सा भी इधर उधर आता है, बच्चा कर नहीं पाता। इसलिए नहीं पढ़ना कभी भी चीजों को, हमेशा ढंग से दिमाग से थोड़ा सा पढ़ना, तो बाद में सवाल भी सही होते हैं और कभी गलत।